ये जो साहब और साहिबा आपको इस वीडियो में मटकियां फोड़ते दिखाई दे रहे हैं, ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी के शीर्ष नेता हैं, जिन्हें पार्टी ने देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां सौंप रखी हैं। दरअसल आज अखिल भारतीय परिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमोल मडामे और उनके साथ पार्टी के ही नेताओं ने देश में भ्रष्टाचार, शिक्षा का गिरता स्तर, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता, महिलाओं पर बढ़ते हुए अत्याचार से भरी हुई 7 मटकियों को दिल्ली लाकर ये कहते हुए फोड़ दिया कि अब तक देश में बस यही होता आया था, लेकिन अब एबीवीपी इसे रोकने के लिए मैदान में आ चुकी है। जी हाँ, अखिल भारतीय परिवार पार्टी की ओर से नई दिल्ली प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी देते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमोल मडामे ने बताया कि उनकी पार्टी आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी 543 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाने जा रही है, जिसके लिए पार्टी अपने सभी उम्मीदवारों को हर तरह की सपोर्ट देने के लिए तैयार खड़ी रहेगी। हालांकि एबीवीपी अभी तक 543 लोकसभा सीटों में से लगभग 100 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय, दिल्ली। देखिए, हमारा कहना यह है कि स्वतंत्रता के बाद इस देश में भारतीय और भारतीयता की राजनीति होनी चाहिए थी, किंतु इस देश में राजनीति तुष्टीकरण और सांप्रदायिकवाद की होगी। उसके वजह से कॉमन आदमी के जो एजेंडा थे वो पीछे चले गए, और कॉमन आदमी यानी भारत का रहने वाला हर एक धर्म का नागरिक, हर एक जाति का नागरिक, जिसकी राजनीति हमें करनी है। और ये राजनीति करने के लिए अखिल भारतीय, हम सभी लोगों को, भारत के सभी लोगों को अखिल भारतीय परिवार पार्टी के बैनर के नीचे जोड़ना चाहते हैं और उनके हितों के लिए काम करना चाहते हैं। चुनाव से पहले को 50% भागीदारी देने का हमारा स्लोगन ही है, आधी संख्या आधी सत्ता। इस स्लोगन को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं कि आधी अगर हमारी आबादी महिलाओं की है तो आधी संख्या उनकी सत्ता में होनी चाहिए, और इसलिए हम 33% रिजर्वेशन नहीं मांग रहे हैं, तो हमें 50% रिजर्वेशन महिलाओं को मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। गठबंधन यानी हम अलग से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमारा मानना ये है 10 साल हो गए, अभी कांग्रेस की ज़रूरत है। क्योंकि इसके पीछे का विश्लेषण ये है कि लगभग 10 सालों में बीजेपी का जो मुख्य संगठन है, बैकअप संगठन जो है आरएसएस, उनकी जो शाखाएं बढ़नी थी वो केवल 2000 शाखाएं बढ़ी, 52 से 54,000 बढ़ी। तो अगर सत्ता में होते हुए भी अपना संगठन अगर नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो राहुल गांधी को इसलिए लाया जा रहा है कि आरएसएस बढ़े, और इसलिए इंडिया वाले हो या एनडीए वाले हो, ये दोनों मिलकर काम करते हैं और इस भारत देश की जनता को मूर्ख बनाते हैं, ये हमारा मानना है। 7 मुद्दे क्या है? हमारे 7 मुद्दे हैं, जिस 7 मुद्दों को लेकर हम लोग ने यहाँ पे मटकी फोड़ी है कि स्वास्थ्य सेवाओं का प्रॉपर स्वास्थ्य सेवा दिया जाए, किसान नीति में फेरबदल हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, बेरोजगारी पर काम हो, शिक्षा नीति पर काम हो, महिलाओं के अत्याचार कम हो, इस प्रकार के जो सांप्रदायिकता कम हो, ये 7 मुद्दे लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। और ये 7 मुद्दों पर हम लोग ऑलरेडी कुछ प्लान बनाए हुए हैं, किस प्रकार से इलेक्शन आएंगे तो हमें अप्रोच करना है। 21 राज्यों में रीच कर चुके हैं कि 21 राज्यों की कार्यकारिणी हमारे पास तैयार है। हमारी दिल्ली में यही रणनीति है कि ये फ्री की जो सेवाएं दी जा रही हैं, इससे क्या हो रहा है कि लोग स्वस्थ घर में बैठे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि लोग इस तरह से कमाएं कि फ्री देने की उनको आवश्यकता ना पड़े, यानी आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी ने कहा था, लेकिन उसका प्लान कुछ नहीं है। हम चाह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर दिल्ली बनाएं, जिससे लोगों को फ्री देने की आवश्यकता ना पड़े और वो कुछ कष्ट कर यानी कुछ क्रिएटिव कर प्रोडक्शन अगर जब तक नहीं होगा जनता से, तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। यानी प्रोडक्टिव एक्टिविटी कैसे बढ़ाए दिल्ली में, इस पर हम लोग काम करेंगे। तमाम मुद्दों को लेकर इतनी उम्मीद है कि जो मिडल एज के लोग हैं वो हमारे साथ आएंगे, क्योंकि हम नए मुद्दे और नए तरीके से लोगों के सामने जाने वाले हैं। तो जो 40+ लोग हैं वो हमारे साथ आने की पूरी संभावना है, वो हमारे मुद्दों से अट्रैक्ट होंगे, और जो युवा हैं, जो 22 से 25 के युवा हैं, वो भी अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि हमारे जो उम्मीदवार रहेंगे
वो मैक्सिमम युवा उम्मीदवार रहेंगे जिन्हें हम उतारेंगे मैदान। तैयारी तो यही है कि जब हमें दिख रहा था कि ये सभी दोनों मुख्य रूप से दो राजनीतिक दल गठबंधन करते हैं और जनता को आपस में लड़वाते हैं, बताते हैं कि वो तुम्हारे लिए खराब कर रहा है, मैं सही करूंगा, इनका हमसे हटके सारा मैं पर आ गया। तो हमने जब इनसे देख लिया कि हम बार बार इनसे ठगे जाते हैं, तो हमने निर्णय लिया था कि अब हमें आना ही होगा, क्योंकि शिकायत करने से कुछ होगा नहीं। अगर ये गंदगी साफ करनी तो इस गंदगी में उतरना पड़ेगा। और मुख्य रूप से मेरा तो मानना ये है कि अगर भाजपा से लोग परेशान हैं और भाजपा को गाली देते हैं तो वो भूल जाते हैं कि भाजपा वो वाला पेड़ है जो कांग्रेस जैसी ज़मीन पे खड़ा है। कांग्रेस यदि सही रहती, सही काम उन्होंने किए होते, उनको बहुत लंबा समय मिला है। तो ये सारे मुद्दे आज भी जिंदा है, ये होते ही ना। और भाजपा उन्हीं मुद्दों पर खेल रही है और ये जनता को भ्रमित करते रहते हैं। असल में दोनों एक ही है। आप अच्छे से विश्लेषण कीजिएगा, जितने भी भाजपा के कैंडिडेट अभी तक आए थे उसमें से आधे से ज़्यादा वही थे जो पहले कांग्रेस पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ चुके हुए। तो इन दोनों से यदि आप उकता चुके हैं, इन दोनों से आप परेशान हैं और देश में कुछ वास्तविक सकारात्मक करना चाह रहे हैं, तो ये मंच उन्हीं के लिए है। हमें ना किसी भाजपा से परहेज, ना हमें कांग्रेस से परहेज, ना हमें भाजपा से लगाव, ना हमें कांग्रेस से लगाव। हमारा सिंपल सा मानना है, साधारण से हमारा मत है, इनसे ऊब चुके हो तो हमारे साथ आ जाना। और हमें कोई जल्दी नहीं है। हम लोग सभी अपनी राजनीतिक विरासत बनाने के लिए नहीं आए। आने वाले 10-20 साल में हम पूरे देश को अपनी राजनीतिक विरासत दे के जाएंगे, उसके लिए हम कार्यरत हैं। देखिए, भारतीयता है क्या? जब आप किसी भी पूरे भारत देश में ऊपर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और इधर नॉर्थ ईस्ट से लेकर राजस्थान सुदूर कॉर्नर तक, किनारे तक जब आप बात करते हैं, किसी से जाति के आधार पर भेदभाव कर लें, भाषा के आधार पर भेदभाव कर लें, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव कर लें, लिंग के आधार पर भेदभाव कर लें, तो भारतीयता नहीं कहलाती। आप सबसे पहले एक क्षेत्र में बढ़ते हैं, फिर उसके बाद अपने क्षेत्र में यदि आप प्रदेश में आ गए तो वहाँ पर आप जातियों में बढ़ जाते हैं। और जैसे ही देश से बाहर निकलते हैं आप सारा इंडियन ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मैं विदेशों में ट्रैवल करता रहता हूँ, मुझे पता रहता है। तो वहाँ पर कैसा सिनेरियो हो जाता है। जब आप देश से बाहर जाते हो तो अचानक से आप इंडियन या भारतीय बन जाते हो, तो भारत में रह के भारतीय क्यों नहीं बनते? ये जातिगत भेदभाव का ही तो फायदा उठा रही है अभी तक की सभी मौजूदा पार्टियां। पहले धर्म के नाम पे लड़वा देंगे, फिर उसके बाद जातियों के नाम पे। ये नैरेटिव ऐसा सेट किया जा रहा है कि जो धर्म की राजनीति नहीं करेगा उसे पूछा नहीं जाएगा। आने वाले 2-4 साल में पता लग जाएगा, आप देखिएगा ना, आप नजर रखिएगा। हमने तो आपके माध्यम से आह्वान किया, हमें धर्म की राजनीति करनी ही नहीं है, हमें जाति की राजनीति करनी नहीं है, हमें भारतीयता की राजनीति करनी बन गया है। और भव्य राम मंदिर बनना भी चाहिए। इतनी बड़ी आबादी जब देश की भगवान राम को पूजती है, उनको अपना आराध्य मानती है, तो उनके प्रतीक, उनके मंदिर, उनके आस्था स्थान क्यों नहीं होने चाहिए? लेकिन इसे राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? इसे बनाया ही क्यों गया? आप ये देखिए ना, आज ही अभी पीछे मोदी जी ने घोषणा की थी ना, महीना भर भी शायद हुआ होगा, 80 करोड़ लोगों को राशन देंगे अगले 4-5 साल तक। ये है मेरे देश का विकास। यानी आप 150 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों को आज मुफ्त का भोजन दे रहे हैं। यानी वो इतने सक्षम नहीं है कि वो अपनी 2 वक्त की 2 जून की रोटी कमा सके। यही है मेरा भारत का विकास। मैं परेशान हूँ अपने देश की स्थिति को देख के। मेरी व्यक्तिगत स्थिति बहुत बेहतर है, मुझे आवश्यकता ही नहीं थी आने की। तो जब मेरे जैसा व्यक्ति आ गया ना यहाँ पे गंद को साफ करने के लिए, तो मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं, कुछ प्रोएक्टिव होते हैं मेरे जैसे, हमारे जैसे। हम आगे हैं, मंच तैयार कर दिए, आइए। हमें रातों रात परिवर्तन नहीं कर सकते, हम करेंगे भी नहीं। जब हमें अच्छे से समझ जाएगी ना, जी खोल के समर्थन करेगी। हो सकता है साल लगे, 2 साल लगे।